जिनसे बात करने के लिए लोग तरसते थे, इतना रुतबा, इतना अनुभव और इतना उनका कद ऊंचा था, लेकिन उन्होंने युवा मोर्चे के एक अध्यक्ष की मेहनत को, उन कार्यकर्ताओं की टीम के परिश्रम को पहचाना। ऐसे बहुत प्रसंग हैं, लेकिन मेरे जीवन का वो एक ऐसा प्रसंग है जिसमें उसके बाद मेरी कोई अपेक्षा नहीं रही कि इतना बड़ा व्यक्ति मेरे इस काम को एक्नॉलेज कर रहा है, मान रहे हैं। मित्रों, बातें तो बहुत सारी, लेकिन अलवर से जुड़ा हुआ था। उस बड़ी हार के बाद में अलवर की उस सभा ने, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग भरतपुर तक गए। तो यहां जब इस बात का जिक्र चल रहा था तो मुझे याद आया कि राजनीति में जाति बिरादरी की बात भी करते हैं, बाकी चीजों की भी चर्चा होती है, लेकिन उस पैदल यात्रा में वास्तव में केवल नारों की 36 कौम नहीं थी, सब कौम के लोग। ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन होता है राजस्थान के इतिहास में। पैदल यात्रा ये कभी दर्ज नहीं हुई। वो 550 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी जो एक राजपूत राजा से और जाट राजा सूरजमल जी तक चली थी, पोखरण की माटी की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बहुत सारे यहाँ नौजवान कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी के लोग भी हैं, काम करने के लिए यदि आप प्रतिबद्धता के साथ किसी चैलेंज को स्वीकार करते हो तो दुनिया की कोई ताकत उसको यशस्वी होने से रोक नहीं सकती। और इसलिए मुझे जब अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली, मैं मानता हूं कि संगठन के कामकाज का अनुभव ये मेरे लिए एडवांटेज था, बोनस था, प्रिविलेज था। मैंने 3 पीढ़ियों के साथ काम किया, ये भी मेरे लिए अनुभव और आशीर्वाद के तौर पर था। लेकिन राजनीति में आप सब जानते हैं कि चुनौतियां होती हैं। ये भजन मंडली तो है नहीं, और मैं तो कई बार देखता हूं कि भजन मंडली के बीच में भी तबला बजाने वाले और हारमोनियम वाले में भी आपस में आंखें निकालते रहते हैं। उनकी संगत में भी कई बार मामला बिगड़ जाता है। तो राजनीति के इस खेल में उस तालमेल के साथ में काम करना चुनौतीपूर्ण था और है भी, लेकिन फिर भी आपकी उस जमीन के संस्कार, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनका आशीर्वाद और संरक्षण और कार्यकर्ताओं का आपके प्रति एक स्नेह, अपनत्व और जनता के बीच में आपकी पहचान, ये अपने आप ये खूबी पैदा कर देती है। मित्रों, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक उदाहरण याद आता है कि उनका जब राष्ट्रपति के लिए नामांकन तय हुआ तो उस समय के प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री ने कलाम साहब से पूछा कि कलाम साहब, कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा? उन्होंने कहा, बेहद खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर पैदा होना ही सौभाग्य है, और उस सौभाग्य में किसी मछुआरे के घर में पैदा होना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति मुखिया बनना, ये तो परम सौभाग्य है। इसलिए भारत की धरती पर पैदा होना, मैं ये मानता हूं कि हम सबका सौभाग्य। राजनीति में जुड़े, अपने इच्छा से जुड़े। कई बार मैं देखता हूं कि लोग लगे भी रहते और परेशान भी रहते, कुछ गुना भाग में ही रहते हैं, क्या मिला, क्या दिया, क्या लिया, वो आखिर तक ही फैसला नहीं होता अभी तक किसके अकाउंट में ज्यादा है, किसके कम। लेकिन आए अपने शौक से, ये फिर भी परेशान है। और राजनीति के बाद में आए, बीजेपी पसंद आई। अब इतने सारे लोगों से पूछूंगा, भाई राजनीति में आपको किसी डॉक्टर ने पर्ची लिख के दी है कि सब अपनी इच्छा से है? न पुलिस पीट के लाई है, न पड़ोसी ने मुकदमा किया कि बीजेपी में राजनीति में चला जाए, नहीं तो मुकदमा कर दूंगा 3-10 का। अपनी इच्छा से आए, और उस इच्छा के साथ साथ विचार के तौर पर आपको लगा क्या विचार तो खूब सारे, लेकिन उत्कृष्ट विचार तो बीजेपी का ही है, अपने को इससे जुड़ना चाहिए। नहीं तो आप सब देखते हो
कि उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का विचार भी है, आम आदमी भी आ गई, बहुजन समाज पार्टी भी आ गई, कांग्रेस के लोग भी हैं। राज आए या जाए, लेकिन आपने अच्छे तरीके से देखा इस बात को। और मुझे फक्र है कि पिछली जब कोरोना की लहर आई तो मेरे एक बहुत बड़े दल के किसी प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे फोन किया कि अध्यक्ष जी क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूं। कार्यकर्ता कौन? मैंने कहा बूथ के कार्यकर्ता। कैसे कर रहे हो? मैंने कहा लॉकडाउन है लेकिन फिर भी ये जो वर्चुअल है इसका उपयोग कर ले। तो बोले कितने लोगों से बात करी? मैंने कहा 75,000 कार्यकर्ताओं से करी। तो उसने खुद ने कहा कि भाई इस मामले में हम आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे यहां तो वोट बैंक है, नारे और नेता है, उनका परिवार है, उसके पीछे खड़े। लेकिन एक भी व्यक्ति मजबूती के साथ झंडा लेके खड़ा तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ खड़ा। ये दूसरे दल में कहीं ये ताकत नहीं। और इसलिए मित्रों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारत की धरती पर पैदा हुए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, जिसका उल्लेख सब वक्ताओं ने किया। ये तो आप खुद महसूस करते हो कि किसी राजनीतिक दल के एजेंडे में उसका मुखिया ये कहे कि देश की एकता और अखंडता कायम रहनी चाहिए, वो केवल भाषणों में नहीं कहता, वो अपने आप को कश्मीर की घाटी में इस एजेंडे के लिए बलिदान कर देता है। दुनिया के इतिहास में इस तरीके का दूसरा उदाहरण। एक दूसरे व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन दोनों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बलिदान भी कश्मीर की उस घाटी पर अपने एजेंडे पर हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस कलम से, कागज से उतरी हुई योजनाएं आज केवल देश नहीं दुनिया को दिशा दे रही। बलिदान हो गए, लेकिन हमारे पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसका जिक्र हुआ। सुंदर सिंह भंडारी जी, भैरव सिंह शेखावत जी, ललित किशोर चतुर्वेदी, जाने कितने लोग। इसलिए मैं गर्व कर सकता हूं कि विचार के नाते, नेतृत्व के नाते ये भारत का सौभाग्य है कि 70 वर्षों की राजनीति में कोई आंशिक बदलाव आया था तो वाजपेयी जी के युग में आया। जब कांग्रेस की तूती बोलती थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कांग्रेस का भी कोई विकल्प खड़ा होगा। वो संघर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बेशक किया नेहरू जी के सामने, लेकिन इस भारत की जनता ने वाजपेयी जी की प्रतिभा को पहचाना और पहली बार एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में एक ऐसी बुनियाद डाली जो विकास की बुनियाद थी, जो स्वाभिमान की बुनियाद थी। 26 दलों की गठबंधन की सरकार, याद करिए जनसंघ के परमाणु शक्ति संपन्न होने का एजेंडा। उपहास उड़ाया जाता होगा कि जनसंघ ने अपने एजेंडे में कहा है कि हम परमाणु शक्ति संपन्न बनेंगे। ये संपन्न तब बनेंगे ना जब इनकी सरकार होगी। लेकिन सरकार भी आई, 26 दलों के गठबंधन की आई, बड़ी चुनौती थी। लेकिन मैं आज श्रद्धा से स्मरण करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि अमेरिका और यूरोप के उन प्रतिबंधों के बावजूद 5 परमाणु के विस्फोट करके हिंदुस्तान को परमाणु की ताकत दी। 70 वर्षों के इतिहास में कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखो। घोटालों की एक फहरिस्त है, वंश के शासन की एक फहरिस्त है, और दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी को जैसे मैंने कहा कि विकास की राजनीति का बीजारोपण हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस युग में हुआ। आप में से बहुत लोग खेती किसानी करते। आजादी के बाद किसानों के लिए सबसे सहूलियत का काम, उनके जीवन बदलने का काम कोई पूछे क्या हुआ था, आप कहोगे कि किसान क्रेडिट कार्ड, ये वो योजना थी जिसने हिंदुस्तान के किसान की दशा और दिशा बदली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, फसल बीमा योजना थी। एक लंबी फहरिस्त है कि केवल उस 6 साल के कालखंड में हिंदुस्तान में विकास की राजनीति की शुरुआत हुई। लेकिन हमारे यहां कहा जाता है कि जनता की मेमोरी शॉर्ट है, वो अच्छी बातें भी भूलती है और बुरी बातें भी भूलती है। लेकिन जनता परखती जरूर है, जनता अवसर जरूर देती है।
और आपने सबने देखा कि कितना पाखंड किया, कितना भ्रष्टाचार किया, तो उसका भी अंत आया। 2014 में मोदी जी का आगमन हुआ और कांग्रेस पार्टी का भारत के नक्शे से सिमटना शुरू हुआ। पर आप सब, इसमें प्रस्ताव में भी बात आ गई, उनके भाषण में भी आ गई, लेकिन मित्रों ये तो दरवाजे पर खटखटा के उनकी स्मृति में रखना ही पड़ेगा। कांग्रेस के लोग ऊपरी बात करते हैं, उनका अपना वोट बैंक है, उनको ये फितरत है, ये तरकीब है किस तरीके समाज को, जाति को, पंथ को लड़ाएं और अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करें। लेकिन यदि कागज पे, जुबान से कोई जंग हो तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को सरेंडर करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि 14 के बाद जो बदलाव आया प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद, कोई मुझसे पूछे कि ऐसी कौन सी योजना जिससे गरीबों का जीवन बदला, ऐसा कौन सा वैचारिक समाधान जिससे देश का मिजाज बदला, आप सब लोग कहोगे मुझे खुद को ताज्जुब हुआ, ये पता नहीं था कि कितने बैंक खाते देश में थे। 4.25 करोड़ कुल खाते थे बैंक में, 40 करोड़ नए खाते खुले, 44 करोड़ खाते खुले देश में। कोई पूछे खाते खुलने से क्या होता है, आप सब जानते हो। यहां बहुत सारे पंचायत के जनप्रतिनिधि होंगे, रोते थे लोग कि मजदूरी खा गए, पेंशन खा गए, छात्रवृत्ति खा गए। कोई कहे मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर नकेल के लिए क्या किया, मोदी जी ने जन धन के खाते खुले, गरीब के खाते में सीधे उसके हक का पैसा जमा। यदि उज्ज्वला की योजना लागू नहीं होती तो अभी बाबा जी के यहाँ लाइन लागू होती। गैस के सिलेंडर की पर्चियां आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने सांसद से पर्ची लिखवाई होंगे ना, अभी काशीराम जी हम कर रहे हैं ऐसे गैस के कनेक्शन के लिए। और केवल एक नहीं, 10 करोड़ लोगों तक उज्ज्वला के गैस कनेक्शन सामान्य बात नहीं है मित्रों। मेरे एक मित्र अमेरिका से आए, मैंने पूछा जब मोदी जी की सरकार आई 1-2 साल के बाद में, मैंने पूछा अमेरिका के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं। तो डॉक्टर थे वो, उन्होंने कहा अमेरिका के लोग भारत की मजाक करते हैं। क्यों करते हैं? उन्होंने कहा कि अमेरिका कहता है, भारत तो कहता है दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र है, और प्रधानमंत्री क्या भाषण दे रहा है, शौचालय बढ़ाओ। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, प्रधानमंत्री देश के लोगों को शौचालय बनाने की अपील करता है। ये बात मजाक में किसी को लगती होगी, लेकिन कल्पना करो उस पुराने दृश्य को जब बहन बेटी की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य पर चुनौती थी। हमारी बहनें बैठी हैं, ये इस बात को साक्षी बनेंगी। 10 करोड़ शौचालय बने प्रधानमंत्री की अपील पर, जीवन बदला। 2015 में करनाल में जब प्रधानमंत्री ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लोगों को लगता था क्या बेटी बचती नहीं है, बेटी पढ़ती नहीं, इसका भी उपहास उड़ाया। लेकिन आपने कल आरएस की मेरिट देखी हो। कल हनुमानगढ़ के एक बहरूसरी की ढाणी है, एक किसान का घर, 3 बेटियां, और आप देखिए कमाल, वो तीनों स्कूल में नहीं गई, कॉलेज में नहीं गई। उनके दादा का मर्डर हो गया था तो बाप ने कहा कि बच्चों को काबिल बनाऊंगा, उस ढाणी में रह के किताबें लाता था शहर से, और वो तीनों ही बेटियां इसी लिस्ट में, आरएस की टॉपर्स लिस्ट में शामिल। ये प्रधानमंत्री ने मनोबल बढ़ाया बेटियों का। लोगों के सर पे छत नहीं होती थी। मैं आदिवासी एरिया में गया तो लोग अभी भी इंदिरा आवास बोलते हैं। मैंने कहा भैया इंदिरा आवास तो वो था जिसमें खिड़की नहीं थी, ले गए लोग, दरवाजे ले गए, ईंटें ले गए, खंडर का नाम इंदिरा आवास है। लेकिन मोदी आवास कोई देखेगा तो ऐसे 2 करोड़ आवास राजस्थान में 15 लाख आवास बनकर उनके गरीबों को छत देने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी। सामान्य बात नहीं मित्रों, एक लंबी फहरिस्त में बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। मैं आपसे पूछूंगा तो आप बताना शुरू कर दोगे।
अभी कुछ किसी ने तो कहा किसान, मैंने कहा ऐसे लोग किसान नहीं हो सकते। किसान मर्यादा का नाम है, किसान अनुशासन का नाम है, किसान प्रतिबद्धता का नाम है, किसान देशभक्ति का नाम। ये तथाकथित कांग्रेस और कम्युनिस्ट किसानों का जोड़ा पहन के जिस तरीके की शुरुआत की, कोई पूछे मैं आपसे ही पूछूं। और मुझे ताजुब हुआ, मुझे लगा कि ठीक है सामान्य स्कीम होगी, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैंने आपको जिक्र किया क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल के। मैं आदिवासी एरिया के दौरे पे था, एक छोटे से खेत पे आदिवासी काम कर रहा। मैंने उससे पूछा 6,000 रुपए मिलते हैं क्या? उसने कहा बाबूजी मिलते हैं। मैंने उससे मजाक करने की कोशिश की, उसका मन लेने की कोशिश की। मैंने कहा 6,000 रुपए में क्या होता होगा? उसने मेरी गाड़ी को देखा, ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और कहा बाबूजी आपके नहीं होता होगा, मेरे तो खूब होता है।